देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद। ये यूनिट भी दोस्तों आपका 10 नंबर का है, यानी कि एक प्रश्न आपका यहाँ से निबंधात्मक बनेगा और कुछ क्वेश्चन यहाँ से छोटे यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले और लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स, जिनसे आप अपना जो यूनिट है वो कम समय में आसानी से कवर कर पाओ और अपनी एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो पहला जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, व्यवहारवाद क्या है। पहले तो जो टाइटल है हमारा यूनिट का, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद, इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। तो पहला हम देखते हैं व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद एक आवर्तीय दृष्टिकोण है। इसके अनुसार व्यवहार वह होता है जिससे वस्तुएं करती हैं। व्यवहारवाद इसी धारणा पर आधारित है तथा इसका लक्ष्य है व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। व्यवहारवादियों का बच्चों के सीखने के संदर्भ में मानना है कि बच्चे निरंतर अभ्यास द्वारा रटकर भय, पुरस्कार अथवा दंड से सीखते हैं। सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी नहीं मानी जाती, लेकिन शिक्षक जो चाहे सिखा सकता है। सन 1913 में जॉन वाटसन, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ने मन की संरचना एवं कार्यों के अध्ययन के स्थान पर व्यवहार के अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया। इन्होंने बताया कि व्यवहार विचार के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसका निरीक्षण भी किया जा सकता है और उसके संबंध में निर्णय भी लिया जा सकता है। इसी मान्यता को लेते हुए पावलोव व स्किनर ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दोस्तों स्किनर, पावलोव, ये सब जो वैज्ञानिक हैं आपके रीट के सिलेबस में भी हैं, तो आप इन्हें थोड़ा अच्छे से आप अपनी रीट के बुक्स में भी थोड़ा इनके बारे में आप पढ़ें, तो आपके दोनों तरफ से दोनों चांसेज आपके बढ़िया हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं व्यवहारवाद की मूल प्रकल्पनाओं को निम्नलिखित रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। पहला है व्यवहार में अनुभवों के कारण होने वाला परिवर्तन सीखना है। जो हमारे व्यवहार में अनुभव होते हैं हमारे डेली के, आज हमने कुछ सीखा, कल कुछ सीखा, परसों कुछ सीखा, तो सीख सीख कर हम जो अनुभव में जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं हम उसे सीखना कहते हैं। नंबर 2 पर है बच्चा जब सीखने की स्थिति में आता है तो खाली स्लेट के समान होता है। सही है। और नंबर 3 की बात करें तो व्यवहारों का मापन संभव है। नंबर 4 पर है सीखने के नियमों का प्रजाति विशेष पर प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि सीखने का बैंकिंग मॉडल क्या है। सीखने के 2 मॉडल हैं, एक बैंकिंग मॉडल है और दूसरा है यहाँ पे आप देखेंगे कि सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल। ये दोनों टॉपिक भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं हम सीखने का बैंकिंग मॉडल। तो सीखने के बैंकिंग मॉडल के अनुसार सीखने को रटना या मन में सोचकर याद करने के बीच, रटने और सीखने के बीच कोई फ़र्क नहीं है। सही है भाई, मन में सोचकर हम याद कर रहे हैं या फिर रट रहे हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सीखने का अर्थ मूलतः तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर तुरंत बता देना है। इस मॉडल में सीखने वाले बच्चों को यह उम्मीद की जाती है कि वह पढ़ाए गए प्रश्न को जो उत्तर है बोलने में अपनी क्षमता का उपयोग करें। बैंकिंग मॉडल का क्या हुआ दोस्तों कि हम चीज़ों को जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसे हम ऑब्जर्व करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं मन में, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे अपने शब्दों में उसे बता देते हैं। तो ये एक बैंकिंग मॉडल हो गया। आगे इसमें देखेंगे हम, इसमें बच्चों को एक ही काम को बार बार करने को कहा जाता है। बार बार करेंगे तो अच्छी तरह से माइंड में बैठ जाएगी बात। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक द्वारा पहाड़ा सिखाने के लिए बच्चों को ज़ोर ज़ोर से 2 एकम 2, 2 दूना 4 रटवाया जाता है। तो रटवाया जाता है तो रट रट कर वो याद कर लेते हैं और उनके अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है कि 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। ऐसे गिनती, पहाड़े, कविता आदि के लिए भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है, जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। दोस्तों हमारा जो सिलेबस है वो बच्चों के ऊपर डिपेंड है, तो हमें एग्जाम्पल या कुछ भी हम लेंगे तो सिर्फ बच्चों के बारे में करेंगे। किसी से तुलना करनी है तो बच्चों से करेंगे, बच्चों के बारे में ही हमें सारी बातें जो करनी है। और आगे हम देखते हैं सीखने की इस मान्यता को बैंकिंग मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इस मॉडल के अनुसार किसी बैंक की तरह याददाश्त में तथ्य व निकाले जाते हैं। शिक्षक बच्चों के दिमागी बैंक में ज्ञान जमा कर देते हैं और फिर बच्चे ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं तथ्यों को निकाले जाते हैं। अतः इस मॉडल के अनुसार अच्छे बच्चे उन्हें ही माना जाता है जिनमें याद करने की योग्यता है और वह आधार पर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल अगला है अपना टॉपिक, सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल। इस मॉडल के अनुसार सीखना निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसे याद करने में काम में लिया जाता है। इसमें बच्चों को एक साथ न सिखाकर थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में सिखाया जाता है। यह मॉडल सभी बच्चों को सिखाने का एक ही तरीका मानता है। सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखते हैं, परंतु इनको सीखने की गति अलग अलग हो सकती है।
इसके बावजूद भी यदि कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं तो उन्हें और उदाहरण देकर समझाना चाहिए। जैसे बच्चों को पहले 2 अंक की साधारण जोड़, फिर 2 अंक की हासिल वाली जोड़ सिखाना चाहिए। तत्पश्चात बच्चों से इससे संबंधित अनेक सवाल जो है हल करवाना चाहिए। इस मॉडल में बच्चों को चरणबद्ध ढंग से कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है तो और सरलता से कठिन की ओर ले जाया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में बच्चों की क्षमताओं एवं व्यवहार के आधार पर विषय वस्तु को सीखने की जांच करता है। शिक्षक बच्चों को उस विषय वस्तु से संबंधित समस्या देकर उसकी समझ का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन यह स्पष्ट नहीं करते कि बच्चे के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणा के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। मॉडल यह स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, हमने जो पिछली क्लास में देखा था कि कुछ बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वो घरेलू कार्यों में, कोई बाजार सामान लेने जा रहा है तो हिसाब में, इन सब में दोस्तों उनकी दक्षता होती है। तो ऐसे में हम मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के जो दिमाग का परीक्षण नहीं कर सकते। साथ ही मॉडल बच्चों से उम्मीद करता है कि वह सीखें, कुछ तथ्य हूबहू दोहरा दें। अब आगे देखेंगे हम संज्ञानवाद की अवधारणा। संज्ञानवाद एक ऐसा शब्द है जिसे मनोवैज्ञानिक कई दशकों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। भारत में अभी कुछ सालों से इसका प्रयोग होने लगा है। सामान्य शब्दों में यह इस ओर इंगित करता है कि ज्ञान और जानकारी या सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में किन तरीकों से संग्रहित होती है। हम जब कोई अनुभव करते हैं तो वो एकदम वैसा का वैसा हमारे मस्तिष्क में संग्रहित नहीं होता है। सही बात है, कुछ भी हमने पढ़ा तो वो हूबहू हमारे दिमाग में फिट थोड़ी होगा, कुछ चेंजेस हम अपने मन से करेंगे। जैसा कि हम 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। जब 2 व्यक्ति किसी एक चीज़ को देखते और सुनते हैं तब उन्होंने जो देखा या सुना उसकी यादों और दृष्टिकोणों में भी काफ़ी अंतर हो जाता है। 2 व्यक्तियों का दिमाग है तो अलग अलग कार्य करता है, तो अलग अलग उनकी सोच में भी काफ़ी अंतर होगा। सीखने वालों को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियता अर्थात आसपास के भौतिक व सामाजिक परिवेश को जानने की सक्रिय कोशिश में जुटा हुआ मानने वाला दृष्टिकोण संज्ञानवाद कहलाता है। इसके अनुसार बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर अपनी समझ निर्मित करते हैं। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद में हमें डिफरेंस करना है। पहला है, इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, व्यवहारवाद। और दूसरा है, इसके अनुसार बच्चों की समझ निर्माण में आसपास की दुनिया और लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। संज्ञानवाद की अगर हम बात करें तो उसमें पहला है, इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है और इसके अनुसार बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर समझ निर्मित करते हैं, यानी कि दोनों विपरीत हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पुनर्बलन, काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों आ चुका है पिछले सालों में। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। यानी कि दोस्तों अब उदाहरण लेकर हम सोचें कि किसी व्यक्ति को व्यापार में, किसी खास व्यापार में लाभ हुआ तो वह उसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करने की कोशिश करता है ताकि और उसको फ़ायदा हो। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही पुनर्बलन कहते हैं। बार बार दोहराने की इच्छा जो हमारे मन में उत्पन्न होती है उसे ही पुनर्बलन कहा जाता है। पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर के सिद्धांत के पुनर्बलन को 2 तरह से समझाया जा सकता है। पुनर्बलन दोस्तों स्किनर का सिद्धांत भी है, तो आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि स्किनर का सिद्धांत क्या है तो आपको पुनर्बलन का सिद्धांत लिखने देना है पूरा। स्किनर के सिद्धांत के 2 तरह से समझा जा सकता है। पहला है सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। पहला हम देखते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। तो ऐच्छिक उद्दीपनों को देखकर व्यवहार को सशक्त बनाता है। जैसे कि यदि किसी विद्यार्थी की किसी कार्य के लिए वह चीज़ दी जाती है जो उसे बहुत पसंद है तो भविष्य में उस कार्य को दोहराए जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। किसी बच्चे को अपन टॉफी दे के कुछ काम करवा लेते हैं तो बाद में भी अगर हम कुछ उससे काम के लिए कहेंगे तो वह मना नहीं करेगा, बल्कि झट से तैयार हो जाएगा। अगला जो उदाहरण हम देखते हैं नकारात्मक पुनर्बलन का, तो इसमें नापसंद किए जाने वाले उद्दीपन को हटाना ताकि अपेक्षित व्यवहार करवाया जा सके सम्मिलित है। जैसे किसी बच्चे को बाजार से सामान लाना पसंद नहीं है, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। यदि अभिभावक कहें कि आज तुम बाजार से सामान मत लाना परंतु स्कूल की
स्कूल का जो काम है वो पूरा कर लेना। इस स्थिति में बच्चे को ना चाहने वाले उद्दीपन को हटाया गया है ताकि वह अपेक्षित काम कर ले। तो बच्चा खुश हो जाएगा क्योंकि उसको तो बाजार जाना पसंद नहीं है ना, पढ़ाई तो पसंद है। तो ऐसे आपको उदाहरण देकर के समझाना है। और लैंग्वेज दोस्तों इसकी बहुत ही ईजी है, तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों में दोस्तों शेयर जरूर करें इसे। पहला जो अब अगला जो अपना टॉपिक है, स्कीमा की अवधारणा। स्विस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जीन पियाजे 1896 से 1960 में बच्चों में सोच के विकास का विस्तार से अध्ययन किया। जीन पियाजे के बारे में दोस्तों, जीन पियाजे ने मनोविज्ञान में जो काफ़ी योगदान दिया है, तो इस बारे में दोस्तों रीट में काफ़ी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। तो अब अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से इसका बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। रीट के लिए भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चों के साथ हुई चर्चाओं, छोटे स्तर पर किए गए प्रयोगों और अवलोकनों के आधार पर पियाजे ने अपने 3 बच्चों का गहराई से अवलोकन किया। इन्होंने उसके सामने रोजमर्रा की सामान्य समस्याएं रखी, जैसे वस्तुओं का छुपवाना, जो उनकी समझ को प्रकट करने में सहायक होती है। हर एक चरण में बच्चों को सोचने और तर्क करने में काफ़ी अंतर आता है। पियाजे का मानना था कि एक चरण से गुजरने के बाद ही दूसरे चरण पर जाया जा सकता है। साथ ही उनका यह भी मानना था कि किसी भी जगह के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास इन्हीं चरणों से होकर गुजरता है, जिसके तहत 4 कारक सम्मिलित हैं: जैविक परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव, साम्य धारण। ये 4 कारक आप देख रहे होंगे, जैविक परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और साम्य धारण। अगला हमारा टॉपिक है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानवाद क्या है। संज्ञानवाद विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत माना गया है। इन्होंने बच्चों के चिंतन एवं तर्क के विकास पर बल डालकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत एक चरण से गुजरने के बाद ही दूसरे चरण पर जाया जा सकता है। साथ ही इसका मानना था कि किसी भी जगह के बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है इन्हीं चरणों से होकर गुजरता है। पहला है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। तो इसमें दोस्तों हम कुछ लाइनें ऐसे भी लिख सकते हैं कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे में कई बदलाव आते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था के अनुसार जो शुरुआत के दौरान बच्चों का पूरा ध्यान निकटतम ज्ञानेंद्रियों और गामक अनुभवों पर होता है और अनायास ही हो जाते हैं। अगर दूसरे पर बात करें हम, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। और इस अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक की, तो बच्चों में सांकेतिक विचार उभरने शुरू हो जाते हैं। इसमें और भी आप दोस्तों कुछ लाइन लिख दें कि काल्पनिक खेल, नकल करना और अंतिम लक्ष्य वाली गतिविधियों जैसे कि सरल पहेली को हल करना आदि भी विचार उसमें आ जाते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। तो इसमें हम दोस्तों कुछ लाइनें ऐसे जोड़ देंगे कि छोटे बच्चों के बजाय बड़े की विचार प्रक्रिया से अधिक मिलता जुलता उनका विचार हो जाता है और विपरीत प्रक्रिया को समझ पाने में भी उनकी जो दिमाग है कार्य करना शुरू कर देता है। मूलतः संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के वर्गीकरण में क्रम को जमा पाने की क्षमता भी उनमें बढ़ जाती है। नंबर 4 पर हम बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष तथा 11 वर्ष से ऊपर। तो इस जीन पियाजे के अनुसार लगभग 11 वर्ष की उम्र में बच्चों के जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं, इस अवस्था में वे अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, अपने मन में कल्पनाएं करने लगते हैं और दूसरे शब्दों में विचार करने की उन्हें अब बाहर की मूर्त वस्तुओं और घटनाओं की ज़रूरत नहीं रह जाती, बल्कि वे आंतरिक चिंतन करने लगते हैं और तार्किक नियम बनाने में समर्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यार आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे यूनिट 4 के साथ। और आप जो वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं यूनिट 2 और 1 के, जो उनको भी आप दोस्तों रिपीट पर देखते रहें। और प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जल्दी ही दोस्तों कम समय में सारे जो बुक्स हैं, अपनी 9 बुक्स हैं, तो सारे के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो अवेलेबल मैं करवा दूंगा आपको। तो चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।